नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज विजय सरदाना जी हैं, जिनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत तो नहीं है। आपने इनको बहुत देखा है टेलीविज़न, यूट्यूब में। और सर, आई एम रियली थैंकफुल टू सर कि सर एक ही रिक्वेस्ट में मेरे चैनल में आने के लिए रेडी हो गए। हम जिस मुद्दे पे आज डिस्कशन करेंगे वो है राहुल गांधी का जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उनकी जो सीट है एक तरह से वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, उसी चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं विजय सरदाना जी को अपने चैनल पे आमंत्रित करता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार मयंक जी। सर, मेरा पहला आपसे प्रश्न यही होगा कि जो ये हुआ अभी इस वक्त, ये एक नेशनल न्यूज़ तो है ही, लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर कि ये कहीं इंटरनेशनल ही हमें, जो वर्ल्ड मीडिया है उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं जो करंट गवर्नमेंट है उसका लेना देना नहीं है इस चीज़ से। हमें ये कन्विंस करना पड़ेगा वर्ल्ड मीडिया को, क्योंकि मुद्दा तो ज़रूर उठेगा। तो सर, इस चीज़ को भारत सरकार किस तरीके से उसको अपना जो वो है बता सकती है कि इसमें कोई करंट गवर्नमेंट की कोई एज सच रोल नहीं है। इट इज़ द कोर्स ऑफ लॉ जो हुआ है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मयंक जी, देखिए, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और कोर्ट्स काफी इंडिपेंडेंट हैं। कहीं पे भी आपने देखा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, बहुत सारे मुद्दों पे जो कोर्ट्स हैं वो सरकार के अगेंस्ट भी जजमेंट देते रहे हैं और देते भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे जजमेंट को सरकार के फेवर में या रूलिंग पार्टी के फेवर में आए हैं, ऐसा नहीं है। और पिछले कई दिनों में हम लोगों ने इस बात को देखा भी है। अगर अब ये कोई बोलता है कि साहब ये जजमेंट सरकार के इन्फ्लुएंस में आया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका ये कहना है कि हिंदुस्तान में जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, पहली बात। या जिस कोर्ट में ये फैसला आया वो इंडिपेंडेंट नहीं था। उसके लिए संविधान में पूरा प्रावधान है, वो हायर जुडिशरी में जा सकते हैं और अपने तथ्य ले जाएं, एविडेंस ले जाएं और वहां जाके अपने लिए न्याय की गुहार लगाएं। और अगर हम ये कहें कि अगर नीचे से ऊपर तक सारे जजेस ही सारे इन्फ्लुएंस्ड हैं, तब तो ये बहुत ही इलॉजिकल बात हो जाती है। अगर उनको कहीं पे भी राहुल गांधी साहब और उनकी लीगल टीम को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो जैसा अक्सर होता है कि अभी तो बहुत रास्ते खुले हैं, तो पहला स्टेप है। अभी तो सूरत में ही दूसरा स्टेप आएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अभी तो बहुत ऑप्शंस खुले हैं। तो अब ये देखना है कि राहुल गांधी साहब और उनकी लीगल टीम क्या नेक्स्ट स्टेप उठाती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें दुनिया में किसी को समझाने की जरूरत है। अगर लोगों को नहीं समझ में आता है, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो राहुल गांधी जी से पूछें कि क्या हिंदुस्तान में जुडिशरी फ्री है या कॉम्प्रोमाइज है। एक बार राहुल गांधी साहब पहले बता तो दे कि साहब हिंदुस्तान में जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है, तब आगे की बात होगी। लेकिन हम तो आज तक यही सुनते आए हैं कि भाई हम जुडिशरी के पास जाते हैं तभी हमें न्याय मिलता है। इसका मतलब जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और अगर किसी जज ने आपके खिलाफ कोई, मान लीजिए, जजमेंट दे भी दिया है, तो उस मुद्दे को आप हायर जुडिशरी ले जाने का आपका पूरा संवैधानिक अधिकार है। आप उसका उपयोग करें, कोई रोक थोड़ी रहा है आपको। जी सर। सर, जो मैं देख रहा था अभी, जो विकिपीडिया और जितने भी वेबसाइट्स में, इसमें इनफैक्ट उन्होंने ये लिखना तक शुरू कर दिया है कि इनफैक्ट मैंने नोट्स बनाए भी थे यहाँ पे कि 23 मई 2019 को वो बने थे वायनाड से एज एन एमपी, और 24 मार्च 2023 को एक तरह से उन्होंने ये कह दिया है कि ही इज़ नो मोर एन एमपी। तो सर, मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है आपसे कि अगर वो एमपी अब नहीं है एज पर संविधान, तो जो कोर्ट ने एक और डिसीजन दिया है कि ही विल बी बिहाइंड बार्स फॉर 2 इयर्स, तो फिर व्हाई इज ही नॉट बिहाइंड द बार्स? मतलब व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड कि एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि उनकी एमपी की जो सीट है वो जा चुकी है, लेकिन वो ही इज़ नॉट बिहाइंड द बार्स। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमें। नहीं, उसमें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, दो जजमेंट थे कोर्ट के। एक तो था कन्विक्शन कि आप गुनाहगार हैं या नहीं हैं, तो कोर्ट ने कहा गुनाहगार हैं। सजा के लिए प्रावधान था, यस, आपको 2 साल की सजा हुई। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको हायर जुडिशरी में अपील करनी है, तो 30 दिन की हम आपको मोहलत देते हैं। आप हायर जुडिशरी अप्रोच करिए, तब तक
आपके ऊपर 30 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होगी अरेस्ट होने की। तो ये 30 दिन का मौका उनको दिया है कि अपने मुद्दे को, अगर उनको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है या उनके हिसाब से जो भी उनको लगता है हायर जुडिशरी में अगर जाना है आप जाएं, उसके लिए हमने आपको मोहलत दे दी है। और इमीडिएट अरेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि इमीडिएट अरेस्ट वहां किया जाएगा जहां पे लगेगा कि या तो ये आदमी फरार हो जाएगा या कोई एविडेंस के साथ छेड़खानी करेगा या कोई और ऐसा काम करेगा जिससे न्याय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी साहब इस तरह का कोई थ्रेट है समाज में। एक न्याय प्रक्रिया में एक सजा हुई, सजा के सापेक्ष में एक मतलब पहले आप गुनहगार साबित हुए, उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो सजा की घोषणा की गई और उसके बाद जो निर्णय आया है वो एज पर जजमेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत बड़ी बात है। जहां तक बात है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो इसलिए क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं और आपको 2 साल की सजा हुई है, अरेस्ट होना ना होना अलग बात है। तो ये सीधी सी बात है कि आपको गुनाहगार बताया गया है और आपके ऊपर 2 साल की सजा हुई है। ये 2 क्राइटेरिया बहुत हैं आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए। ओके। तो सर आपने अपना समय निकाला सर। बस मैं एक छोटा सा और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन वी कैन कंक्लूड। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी ये मैसेज आया भी था इस चीज़ को लेकर। सर 2013 में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद जो ये हमारा लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें कुछ चेंजेस करे थे आई थिंक सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 में, जहाँ पे ये कहा था कि जो ये अगर कुछ ऐसा कुछ मैटर होता है तो इमीडिएट बेसिस पे हम जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको हम उसकी सीट से हटा देंगे। तो आई थिंक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2013 में इसको रिपील करने के लिए या इसको चैलेंज करने के लिए एक ऑर्डिनेंस भी वो लाए थे, जिसको इनफैक्ट राहुल गांधी ने ही रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि इट इज़ रबिश एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़। और कहीं ना कहीं सर डोंट यू थिंक ये कर्मा है कि उस टाइम 2013 में जो चीज़ रिजेक्ट की गई थी अगर वो शायद इम्प्लीमेंट हो जाती तो शायद राहुल गांधी आज शायद बच जाते। तो सर बस मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि ये सब कर्मों का खेल है सर कि उस टाइम पे अगर वो इसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि वो वैसे ही थे पहले शायद 2013 में उनके वीडियोस देख भी रहा था, बल्कि उन्होंने उसको फाड़ दिया था, उस पूरे ऑर्डिनेंस को ही फाड़ दिया था सर। तो सर इसके बारे में सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देखिए ये 2 चीजें दर्शाती हैं। एक तो आपकी समझ को, आप हर चीज को मोमेंटरी सिचुएशन में देखते हैं, चाहे वो कागज फाड़ना हो या वो स्पीच जिसके कारण आज इनके ऊपर इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ये दोनों जोश में दिए गए कदम थे। इसीलिए कहा जाता है कि जोश के साथ साथ होश होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब आदमी पावर पे होता है तो उसके आसपास जो लोग होते हैं वो उस आदमी को होश में रहने नहीं देते। वो उसको हमेशा ये बताते हैं कि आप सबसे महान व्यक्ति हैं और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस गलत फहमी से जब आप चारों तरफ इस तरह की स्तुति या इस तरह की आरती करते हुए लोग देखते हैं जो सिर्फ आपको चने के झाड़ पे चढ़ाते रहते हैं सुबह शाम, वो आपको इस तरह के गलत कदम उठवाने पे नोइंगली अननोइंगली मजबूर कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इस तरह बोलूंगा तो जनता खूब ताली बजाएगी। अरे जनता तो तमाशा देख रही है, जनता को थोड़ी इम्प्लीकेशन से मतलब है। आज जो लोग राहुल गांधी के उस भाषण पे तमाशा कर रहे थे या ताली बजा रहे थे कोलार में, आज वो सब कहां हैं? क्या वो राहुल गांधी के घर के आगे बैठे हैं? आके कोई नहीं आएगा। तो आपको जनता को, जिसके कहते हैं कि डोंट प्ले टू गैलरीज ऑल द टाइम, हर समय आपको जनता की नजरों में महान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो सही है, चाहे आपको उसकी तारीफ मिले या उसका क्रिटिसिज्म मिले। हमारी लाइफ में सब बहुत होता है। लोग अक्सर कहते हैं नहीं नहीं आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। हमने कहा देखिए जो सही था वो हमने बोला, नहीं लोगों को पसंद नहीं आया तो मैंने कहा आई एम नॉट इन ए प्लीजिंग बिजनेस यार। मैं कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में थोड़ी खड़ा हो रहा हूं कि कितने लोग मेरे स्पीच पे ताली बजाएंगे। मैंने अपनी बात रखी जो समाज के और देश हित में है। आपको नहीं पसंद आई वो आपकी सोच है, आपका अपना मत हो सकता है, वो भी जरूरी है।
आपको किसी ने नहीं कहा कि आप मेरी हर बात की समर्थन करें और तारीफ करें। तो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखिए, यही तो डेमोक्रेसी की ताकत है। लेकिन आप मुझे ये कहें कि मैं वो बोलूं जिससे जनता ताली बजाए खुश हो, और आप उस भावना में और उस धोखे में आ जाएं और आप उस तरह की बहाव में बहने लगें, तो ये तो आपकी अपनी इमेच्योरिटी है कि आपको समझ नहीं आ रहा गलत क्या है और सही क्या है। तो ये तो राहुल गांधी साहब ने एक चूक करी है जिसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा। मुझे लगता है कि बाकी लोग जो इस तरह की गलतफहमी में हैं, आने वाले दिनों में वो अपने काम करने की शैली में सुधार करेंगे, इससे उनका भी भला होगा और समाज को भी अच्छा लगेगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। आप चैनल पे आए, आपने अपने वीडियोस के बिजी बिजी स्केड्यूल से हमें इनलाइटन किया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि सर का एक चैनल है विजय सरदाना इनसाइट्स नाम से। आप ज़रूर उस चैनल में जाइए और उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिलेंगे जो शायद और यूट्यूबर्स उसको उठाते नहीं हैं। तो वो सोसाइटी के लिए बहुत आपको काफ़ी ज्ञान देगा उस चीज़ को। So with this note, thank you Sadhana ji for coming to my channel, and once again I really thank you from the deepest of my heart, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू मयंक जी। Promise. आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम। Vande Mataram, sir. Vande Mataram.